डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th के आव्यू चैप्टर नंबर 3 को। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। तो देखिए, हम अपने आव्यू में कुछ ये टॉपिक हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे जिससे हमारा प्रथम एक्सरसाइज बनाना आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आव्यू भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। तो आव्यू का इंट्रोडक्शन क्या है, मैं आपके बुक में दिया गया टोटली बुक के आधार पर ही पढ़ा रहा हूँ, आप उससे भी पढ़िएगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ भूमिका में, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन में रैखिक समीकरण निकाय की गुणांकों को प्रकट करने में। इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो आपकी बुक में भी बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, केवल मैंने इसको ही लिया क्योंकि ये हमारी आगे के नेक्स्ट एक्सरसाइजों में इसका हमें काम है। तो चलिए, भूमिका तो कुछ इतना ही रही, आप बुक से पढ़िएगा, सरल भाषा में है। अब आते हैं आव्यू की व्याख्या, यानी कि आव्यू हमारा क्या है। तो आव्यू की व्याख्या में हम चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। पहले कि एग्जांपल लेता हूँ कि राम के पास 10 किताबें। एक वाक्य है, शब्द है, यानी कि राम के पास 10 किताबें। इस हम वाक्य को हम क्या करते हैं, आव्यू रूप में लिखेंगे। तो इसको बड़े बॉक्स के अंदर, यानी कि आव्यू जब लिखना होगा तो इसे हम कैपिटल बॉक्स के अंदर लिखेंगे। इसे हम बड़े बॉक्स के अंदर 10 लिख देंगे, जो कि राम के पास 10 किताबें इसको दर्शाता है। यदि मैं इसमें और जोड़ दूँ, जिसका मूल्य मैं लिख दूँ, जिसका मूल्य 20 रुपये है, जिसका मूल्य 20 रुपये है। यदि मैं इसको आव्यू में रूप में लिखूं तो इसको अलग से मैं 20 लिख सकता हूं कि उसका मूल्य 20 रुपये है, ये अलग से लिखा, जो कि हमें दर्शाता है 20 मूल्य को। यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, यानी कि 10 और 20, जो ये इसको हम प्रविष्टि बोलते हैं, यानी कि अवयव, जो कि हम आगे जानेंगे। जो कि ये प्रथम है जो किताब को दर्शा रहा है, और जो कि द्वितीय है वो उसके मूल्य को। एक और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। गीता के पास 20 किताब है। इसको हम आव्यू रूप में कैसे लिखेंगे, बड़े बॉक्स के अंदर 20 लिख देंगे। लेकिन इसके जैसा मैं और आगे जोड़ दूं कि जिसका मूल्य 30 रुपये है, जिसका मूल्य 30 रुपये है, जिसका मूल्य 30 रुपये है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 को भी ऐसे लिख सकते हैं आव्यू रूप में बड़े बॉक्स के अंदर। और यदि इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो इसको 20 और ये 30, इसमें हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो जो ये प्रथम प्रविष्टि है वो हमारे किताब के बारे में दर्शाती है, और जो द्वितीय प्रविष्टि है वो हमारे मूल्य के बारे में दर्शा रही है। लेकिन यदि इन दोनों वाक्यों को हम देखें तो इससे भी एक सारणी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे सारणी बनाता हूँ, सारणी रूप में जैसा कि हम देखें यहाँ पे सारणी रूप में। तो सारणी रूप में देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किताब, और यहाँ पे लिख देता हूँ उसका मूल्य। तो सारणी रूप में देखिए, तो देखिए सारणी रूप में जो हमारा है, तो हमारे पास दो ही व्यक्ति हैं, एक तो है राम, दूसरी है गीता। अब राम के पास हमारे पास 10 किताबें हैं और जिसका मूल्य 20 है। वही हमारी गीता के पास 20 किताबें हैं जिसका मूल्य 30 है। सारणी रूप में हम इन दोनों वाक्यों को ऐसे दर्शा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है इस सारणी रूप को आव्यू रूप में दर्शाए, इसका सरलतम रूप आव्यू रूप। तो आव्यू रूप में यहाँ पे लिखता हूं, आव्यू रूप में, इसको हम आव्यू रूप में दर्शाएंगे। तो इसको मैंने बताया कि आव्यू को बड़े बॉक्स के अंदर लिखते हैं। ये हो गया हमारा बड़ा बॉक्स। अब देखिए, अब हमारी प्रथम प्रविष्टियाँ जो है, यानी कि प्रथम जो स्तंभ है वो हमारे किताब के लिए, इस सब के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन पहले आप देखिए,
ये हमारे किताब के बारे में है। और जो ये द्वितीय स्तंभ है, स्तंभ क्या है ये भी बताऊंगा। ये हमारे मूल्य की चर्चा कर रही है, यानी कि ये जो प्रथम है ये किताबों के लिए, द्वितीय है वो मूल्य के लिए है। तो ये है हमारा आव्यूह। अब आते हैं, हमारी बात आती है आव्यूह की परिभाषा की। उसकी परिभाषा क्या होती है, तो चलिए अपनी परिभाषा को देखते हैं। अब अपने आव्यूह की परिभाषा को देख लेते हैं कि आव्यूह की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा इसकी इस प्रकार क्या है कि संख्याओं या फलनों के वर्गाकार या आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि संख्याओं या फलनों के वर्गाकार या आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। अब वर्गाकार या आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि इन संख्याओं या फलनों के मान को, इन संख्याओं या फलनों ही लिख देते हैं, फलनों को आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। इन संख्याओं या फलनों का आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं, ये भी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात, इन संख्याओं या फलनों का मान वास्तविक होना चाहिए। इन संख्याओं या फलनों का जो मान है वो भी वास्तविक होना चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं, मैं अभी समझाऊंगा। परिभाषा पहले देखते हैं। संख्याओं या फलनों के आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट जो कि छूट रहा था, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं तथा अवयव को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। तो ये है, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं तथा अवयव को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। अब इन चारों बातों को हम लाइन बाय लाइन समझ लें। संख्याओं या फलनों के आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि 2 3 4 5 6 7, ये आयत के रूप में है तो ये आयताकार है। एक और एग्जाम्पल 2 3 4 2, ये वर्ग के रूप में है तो ये वर्गाकार, तो ये आव्यूह है। बड़े बॉक्स के अंदर आव्यूह को लिखते हैं, उसके अंदर कमा लिया जाता है, तो हमारा ये आव्यूह है। फिर दूसरी बात, इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं। अब आव्यूह का अवयव है क्या, ये जो एक एक लिखी हुई है संख्या, ये आव्यूह के अवयव है। ठीक है, अब आते हैं फलन के रूप में आव्यूह कैसे होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + y, x + 2y, ये फलन के रूप में है, जहाँ x, y जो है वो सदस्य है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए इन संख्याओं या फलनों का मान वास्तविक होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये सभी वास्तविक मान है, न कि काल्पनिक है। काल्पनिक तो इसमें कोई भी नहीं है, सब वास्तविक है, यानी कि निश्चित भार है, यहाँ पे भी निश्चित है। अब आगे बढ़ते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, यानी कि हम कोई भी अक्षर ले ले, एक
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, लेकिन बड़ा अक्षर होना चाहिए। और फिर तथा अवयवों को छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, तो इसको लिए मैं यहाँ पे प्रयोग करता हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक करूंगा। दिख रहा है, चलिए देखिए अब यहाँ पे इसको समझाता हूँ कि अवयवों को छोटे अक्षरों से। तो जैसे हमारा अवयव ए है, ए को लेके चलता हूँ, इस पहले वाले को ए। अब हमारे इसके जितने भी अवयव हैं, मैं बता चुका हूँ कि यह एक अवयव है, यह दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है, ये चौथा, पांचवा, छठा, ये इनके अवयव है। और इन अवयव को हम प्रविष्टियां भी कहते हैं, जो कि मैंने लिखवाया यहाँ पे, प्रविष्टियां। अब देखिए इस अवयव को हम स्मॉल लेटर, जब इसे हम कैपिटल से दर्शाएंगे तो उसके अवयव को स्मॉल से, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसका स्मॉल हो जाएगा स्मॉल ए 11, ए 12, ए 13, A21, A22, A23, इनके ये अवयव है। मैं इनके बारे में भी बताऊंगा, आप घबराइए मत, इसके भी मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं केवल यही उद्देश्य है कि उसके अवयव को हम छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अब इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में आएंगे तो लिखेंगे A बराबर AIJ M क्रॉस N। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, इसको आप ध्यान रखिए, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। इसका चर्चा मैं इसमें करूंगा कोटि में, ठीक है। तो इसको भी आप सीखेंगे वहां पे। तो चलिए बस इसके व्याख्या इतनी ही थी, ये समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अवयव की कोटि की तरफ, और इसका अर्थ भी एक बार इसको भी आपको समझा ही देता हूँ। इसको जो C है उसको देख लीजिए, x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x, y सदस्य है n। तो देखिए ये एक फलन है, यहाँ पे यदि आप कोई भी मान रखते हैं तो वास्तविक होगा। यदि यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लीजिए, यह एक फलन है और x y है वो नेचुरल नंबर के सदस्य हैं, और नेचुरल हम नंबर जानते हैं गिनती की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम x बराबर 1, y बराबर 2 ले लेता हूं, तो हमारा c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 1 प्लस 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 4 1 5। देखिए यानी कि हमारा फलन के रूप में भी रहेगा, तो हमारा अवयव जो होगा वो संख्या के रूप में ही बनेगा। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक अवयव की कोटि के बारे में। अब बारी आती है अवयव की कोटि की। तो चलिए अवयव की कोटि के बारे में देखते हैं। तो अवयव की कोटि के बारे में जानने से पहले हमें दो चीजें जाननी जरूरी है, स्तंभ और पंक्ति। देखिए स्तंभ और पंक्ति क्या है, लेकिन इन दोनों में भी पहले हम पंक्ति को ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं पहले पंक्ति डालता हूं, पंक्ति फिर स्तंभ, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो देखिए पंक्ति को हम m से सूचित करते हैं, स्तंभ को n से। हमें ये याद रहना चाहिए कि पंक्ति को हम m से, स्तंभ को n से। तो देखिए पंक्ति और स्तंभ होते क्या है ये भी देखते हैं। इसके लिए हमें एक अवयव लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल में मैं एक अवयव a लेता हूं, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं कि अवयव कैसे लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7, कोई भी ले लीजिए। अब हमें इसमें पंक्ति और स्तंभ बताना है कि पंक्ति कौन है, स्तंभ कौन है। तो पंक्ति यानी कि क्षैतिज, यानी कि मैं एक अवयव लूंगा, उसके क्षैतिज में जितने अवयव रहेगा उसको सबको ले लूंगा, तो हमारे क्षैतिज वाला जो होगा वो पंक्ति होगा। और ये देखिए प्रथम आ रहा है, पहली बात प्रथम पंक्ति। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा अवयव उसके नीचे वाला, उसके मैं क्षैतिज लूंगा, यानी कि जब भी पंक्ति को लेंगे क्षैतिज ही लेंगे, ना कि ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। तो ये हमारा द्वितीय पंक्ति। दूसरी पंक्ति। इसी प्रकार जितने और भी होंगे, एक और एग्जांपल लेता हूं, C 2 3 4 5। अब देखिए इसमें भी हमें पंक्ति दर्शाना है, यानी कि क्षैतिज वाले, जितने क्षैतिज होंगे उनको लेंगे। एक भी अवयव छूटने नहीं चाहिए, लेकिन क्षैतिज लेंगे तो पूरा लेंगे, इस बड़े ब्रैकेट के कोने से इस कोने तक क्या लेंगे, ठीक है। फिर इसमें भी ये हमारी प्रथम पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और पंक्ति को हम क्या कहते हैं, रो बोलते हैं,
ठीक है। अब आते हैं स्तंभ की बात आ जाती है कि स्तंभ क्या है। तो देखिए स्तंभ के लिए ए आव्यूह में ए को लेता हूँ 2 3 4 5 6 7। अब बारी आती है इसमें स्तंभ की। तो स्तंभ क्या है? स्तंभ यानी कि ऊर्ध्वाधर, यानी कि एक सिरे से शुरू करेंगे और सीधे नीचे आएंगे तो हमारा स्तंभ बनेगा, और यह है प्रथम स्तंभ। फिर उसी प्रकार एक सिरे से शुरू करेंगे सीधे नीचे आएंगे तो द्वितीय स्तंभ, द्वितीय स्तंभ। इसी प्रकार इसको ले लें तृतीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ। और स्तंभ को हम इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, COLUMN, कॉलम। अब देखते हैं ये हमारा इसी प्रकार। अब दूसरे के लिए समझते हैं, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल हमारा सी है। सी वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सी वाला हमारा एग्जाम्पल है 2 4 3 5। तो अब देखिए इसमें हमें स्तंभ देखना है कि स्तंभ कौन कौन है। तो स्तंभ में मैंने क्या बताया कि ऊर्ध्वाधर वाले को लेंगे, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर वाला एक सिरा, वो एक सिरा से लेंगे और दूसरा सिरा जहां तक एंड नहीं होता वहां तक जाएंगे। फिर ये हमारा दूसरा स्तंभ हो गया। तो ये हो गई हमारी पंक्ति और स्तंभ। अब एक नोट लिख लेंगे या ऐसे ही हेडिंग डाल के लिख लेंगे कि किसी एम पंक्ति तथा एन स्तंभ वाले आव्यूह को M क्रॉस N कोटि का आव्यूह कहते हैं। किसी M पंक्ति तथा N स्तंभ वाले आव्यूह को M क्रॉस N कोटि का आव्यूह कहते हैं, अथवा M क्रॉस N आव्यूह भी, यहाँ पे लाइन दे देता हूँ, आव्यूह भी कहते हैं। कोटि के बारे में अभी समझाऊंगा, पहले इसको देखिए। किसी M पंक्ति तथा N स्तंभ वाले आव्यूह को M क्रॉस N कोटि का आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तथा M क्रॉस N आव्यूह भी कहते हैं। अब बात आती है हमारी कोटि क्या है। ये तो एक हो गई, उसकी कथन हो गया। अब देखिए हमारी कोटि यही है कि M क्रॉस N, यही हमारी कोटि होती है, जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि सभी के लिए समान है। कितने भी आव्यूह लेंगे, इसका भी अभी लिख के दिखाऊंगा, सभी में ये समान आती है। अब देखिए बारी आती है कोटि। तो कोटि में मैंने क्या कहा कि ये M जो है वो पंक्ति को दर्शाता है, M जो है पंक्ति को दर्शाता है, और ये N जो है वो स्तंभ को दर्शाता है। M जो है पंक्ति को, N जो है स्तंभ को, और ये क्रॉस सब में रहेगा, स्टैंडर्ड है। अब देखिए अब बात आती है इनके कोटि की। तो मैं एक बार इनको रफ करता हूं, इसके बाद इनकी कोटि बताता हूं। अब देखिए बारी आती है कोटि। तो देखिए कोटि क्या है, जो हमारे ये M क्रॉस N है वही कोटि है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M क्रॉस N, ये यहीं पे लिखते हैं। अब देखिए M यानी कि पंक्ति, तो देखेंगे पंक्ति कितना है, जो मैंने देखना बता दिया है, 1, और ये 2 क्षैतिज कतारें, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ये हमारा 2 हो गया। अब जो N है वो स्तंभ, तो 1 2 3 ऊर्ध्वाधर, यानी कि ये 3। अब ये हमारी जो है वो आव्यूह एक ही कोटि हो गई, 2 क्रॉस 3। इसी प्रकार एक और एग्जांपल C जो था हमारा 2 3 4 5 में ले लेता हूँ, पता नहीं क्या था मैंने मिटा दिया उसको। अब इसकी कोटि देखिए M क्रॉस N, इसकी कोटि क्या होगी, ये क्षैतिज यानी कि हमारी पंक्ति, तो पंक्ति M यानी कि स्थान पे लिख देंगे 2। अब ये ऊर्ध्वाधर यानी कि ये वाली हमारे स्तंभ यानी कि यहाँ पे 2। तो ये जो C आव्यूह है इसकी कोटि 2 क्रॉस 2 हो गई। तो कोटि को हम इसी प्रकार से लिखते हैं, जो कि बेहद आसान है, आप सीख चुके होंगे। अब एक बात आती है छोटी सी नोट पॉइंट की, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोट आव्यूह, ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ किसी M क्रॉस N कोटि के आव्यूह का
अवयव के किसी m क्रॉस n कोटि के अवयव के अवयवों की संख्या। देखिए, किसी m क्रॉस n कोटि के अवयव के अवयवों की संख्या, किसी भी अवयव के अवयवों की संख्या, तो सिंपल सी बात है, हम उनके कोटि को गुणा करके लिख देंगे तो हमारे अवयव आ जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, इनको गुणा करें 6, तो 1 2 3 4 5 6 अवयव। 2 क्रॉस 2 है, गुणा कर दें 4, यानी कि 1 2 3 4 अवयव। यानी कि हम उनके कोटि को गुणा कर देंगे तो उस अवयव में अवयव की संख्या आ जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसी m क्रॉस n कोटि के अवयव की व्याख्या या विन्यास। अब देखिए, किसी m क्रॉस n कोटि के, किसी m क्रॉस n कोटि के अवयव का विन्यास, यानी कि यदि उसकी कोटि दी गई हो तो हम उस अवयव को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं हम अपने अवयव को ए से सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर से। मैं बॉक्स बनाता हूं पहले। अब देखिए, मान ले अपने हम अवयव को कैपिटल लेटर ए से सूचित करते हैं और हमें क्या कर रहा है, m क्रॉस n कोटि के अवयव का विन्यास, यानी कि उसको हम लिखते कैसे हैं। और मैंने क्या बताया कि उसको स्मॉल लेटर से उसके अवयव को दर्शाते हैं, यानी कि A11। इस 11 का मतलब क्या है, मैं ये भी सब दर्शाऊंगा, बताऊंगा आपको। पहले देख लीजिए, अवयव को केवल इतना ध्यान रखिए कि अवयव को स्मॉल लेटर से, तो A11 A12 A13 डॉट 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 A1G डॉट 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 A1N, ठीक है। इसी प्रकार A21 A22 A23 डॉट 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 A2J डॉट 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 A2N। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, A31 A32 A33 डॉट 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 A3J A3N। अब डॉट 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 नीचे की भी तरफ बहुत सारी लिखी जा सकती हैं। अब देखिए, AI1 AI2 AI3 डॉट 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 AIJ डॉट 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 AIN। फिर लिखेंगे एक बार और, नीचे डॉट डॉट, इसको और नीचे ले जाता हूं यहां तक। अब देखिए, यहाँ पे AM1 AM2 AM3 AMJ डॉट 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 AMN। अब बात आती है, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये A11 A12 A13, यानी कि ये नीचे वाले क्या है। आप तो ये जानते हैं कि स्मॉल लेटर वाले सब अवयव है, लेकिन ये नीचे वाले क्या है उसको भी समझाता हूँ। पहले इसकी कोटि लिख देता हूँ, जो कि है हमारी m क्रॉस n, ये हमारी कोटि है। अब देखिए, इसके इनका मतलब क्या है, और इनको जानने से पहले हम एक बार इन पे चर्चा करते हैं। बड़ा लिखता हूं A11। तो देखिए, ये 11 क्या है, ये 11 इन बातों को दर्शाता है। ये और दूर दूर लिखता हूं ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूं। ये 11 इन बातों को दर्शाता है कि जो ये पहला है इसको हम I से सूचित करते हैं, दूसरा है इसको J से। और इस अवयव का यदि मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो A होगा, A बराबर, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूं, AI, J M क्रॉस N। उसको मैं यही के लिए छोड़ा था कि मैं चर्चा यहाँ पे करूं। देखिए, इसका यदि शॉर्ट फॉर्म लिखे तो ये होगा। अब इसमें ये I यानी कि 1 है, J यानी कि 1 है। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि M और N, M पंक्ति को सूचित करता है, N स्तंभ को सूचित करता है। उसी प्रकार इसमें जो I है, ये याद रखना पड़ेगा कि वो पंक्ति को दर्शाता है
और जो जे है वो स्तंभ को दर्शाता है। आई जो है पंक्ति को दर्शाता है, जे है स्तंभ को। अब देखिए आई हमारा 1 है और आई हमारे पंक्ति को दर्शाता है, यानी कि प्रथम पंक्ति। तो ये हमारी पूरी जो हो गई वो प्रथम पंक्ति हो गई 36, ठीक है, जो कि मैं यहाँ से करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारी पूरी प्रथम पंक्ति हो गई अनंत तक जहां तक है। फिर जे स्तंभ को दर्शाता है, यानी कि जे भी कितना है 1, यानी कि प्रथम स्तंभ, यानी कि ये पूरी हमारी प्रथम स्तंभ हो गई जहां तक है। अब एक और बात, अब ये दोनों देखिए बॉक्सेस किसको घेर रहे हैं, A11, यानी कि एक निश्चित अवयव को घेर रहे हैं। A11 जिस जो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव है, यानी कि हमारा ये, यानी कि जो ये बातें हैं ये सारी A11, A12, A13, यानी कि जिसके नीचे भी नंबर दिया वो अवयव के एक निश्चित अवयव को दर्शाते हैं, जिसे हमें पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैं इसको लूंगा इस बार, नहीं ये नहीं, इसको लूंगा क्योंकि ये एक ही तरह है, सेम सेम हो जाएगा। इसको लेता हूँ A23, यहाँ पे भी देखिए, अब समझिए यहाँ पे जो हमारा, और ये भी याद रखिएगा कि प्रथम आई है द्वितीय जे है, हमेशा प्रथम पंक्ति होगा फिर स्तंभ। देखिए ये प्रथम पंक्ति यानी कि आई है, तो आई क्या है द्वितीय, अब प्रथम वाला यानी कि 2 है, यानी कि द्वितीय पंक्ति। तो हमारा द्वितीय पंक्ति क्या हुआ, इसको मैं हल्का मिटाता हूं द्वितीय पंक्ति को समझाने के लिए, कि द्वितीय पंक्ति अच्छे से अब समझ में आए। इसको रफ करता हूं। अब देखिए बात आती है द्वितीय पंक्ति। तो हमारी द्वितीय पंक्ति क्या हुई, ये वाली, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया पंक्ति कैसे पहचानते हैं। अब बात आती है दूसरे की, यानी कि जे, जो कि स्तंभ का सूचक है। तृतीय स्तंभ, तो तृतीय स्तंभ कौन है, 1 2 3, तीसरे नंबर वाला ये। अब ये देखिए ये दोनों एक निश्चित अवयव को घेर रहे हैं, जो कि आ रहा है हमारा A21, यानी कि ये जो भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं A32, A33, यानी कि ये उन स्थानों पे आने वाली एक निश्चित अवयव को दर्शाती है। और एक बात मैंने पहले बताया, ये सारे अवयव वास्तविक होंगे, काल्पनिक नहीं हो सकते। वास्तविक होंगे तभी अवयव की चर्चा करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अब आते हैं कि हम यहाँ पे M+N कोटि था, अब मैं कुछ कोटि दे रहा हूं, उससे अब हम और आप मिलके दोनों अवयव की रचना करेंगे। तो चलिए मैं कोटि देता हूं, उसके बाद से हम अवयव लिखते हैं। जैसे कि हमने किसी M+N कोटि के अवयव का विन्यास सीख चुके हैं, तो मैं एक कोटि देता हूं आपको। जैसे कि किसी एग्जाम्पल में किसी 2×3 कोटि के अवयव का विन्यास, सेम उसी प्रकार। तो हम अवयव को जानते हैं कि कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, तो मैं एक बड़ा कैपिटल लेटर लेता हूं, अब उसके अवयव को स्मॉल लेटर से, यानी कि A11, और हमारे पास कितनी है, 2 ही पंक्ति है, तो A21, ठीक है। और इसमें कितने स्तंभ है, तो 3 स्तंभ है। तो यहाँ पे A12, A13, फिर A22, A23। तो ये हमारा 2×3 कोटि के अवयव का विन्यास हो गया। अब एक और एग्जांपल, यदि मैं बोलूं आपसे कि किसी 3×2 कोटि के अवयव का विन्यास लिखें, तो सेम उसी प्रकार से हम जानते हैं कि पहले वाला M है और दूसरे वाला N है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अब बीम ले लेता हूं अवयव, और हमारे पास देखिए पहले M यानी कि 3 है, यानी कि 3 पंक्तियां होंगी। तो मैं लिख लेता हूं B11, B21, B31, ठीक है। अब उसमें 2 स्तंभ है, यानी कि एक स्टेप और आगे जाएंगे, B12, B22 और B32। ये हमारे 3×2 कोटि के अवयव का विन्यास हो गया, जिसमें 3 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ है। अब आइए मैं इसके स्थान पे कोई निश्चित पार्टिकुलर अवयव को रखता हूं, उसको मैं यहाँ पे रखता हूं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं A11 के स्थान पे 2, इसके स्थान पे 3, इसके स्थान पे 4 रख देता हूं, फिर इसके स्थान पे 5, इसके 6, इसका 7, 5 6 7। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे अवयव, एक पार्टिकुलर यानी कि एक निश्चित अवयव को चुनना है। तो एक बार इसको अपने जहन से निकालिए, केवल इसका इतना ही इसमें प्रयोग करेंगे कि मैं इसके लिए यहाँ पे इसको चूज कर लेता हूँ A23, और अब अपने दिमाग से इसको निकाल दीजिए। अब सिर्फ हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए,
अब हम इससे ये सीखेंगे कि हम इससे किसी निश्चित अवयव को कैसे चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहली बार बताया कि आपको, जब मैंने विन्यास बताया था कि पहले वाले को आई कहते हैं, और वो आई क्या है, पंक्ति का सूचक है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि दूसरी पंक्ति, तो 1 2, ये क्षैतिज हमारी दूसरी पंक्ति हो गई। और फिर अगली पे जाएंगे जो कि है 3, जो कि हमारा क्या है, जे। जे क्या है, स्तंभ का सूचक, यानी कि तीसरा स्तंभ, 1 2 3 हो गया। अब देखिए उसमें एक निश्चित अवयव होगा जो कि इस पंक्ति और स्तंभ से घिरा है, जो कि 7 है। यहाँ पे जो कि हमारा ये वाला 7 है, एक बार अच्छे से लिखता हूं, ये 7 है जो कि घिरा है, यानी कि एक निश्चित अवयव ये 7 है। अब देखिए फिर इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए। मान लेते हैं इस बार हम इसको उठाते हैं, सॉरी अगली बार हमने इसी को उठाया था, अब मान लीजिए इस बार हम इसी को उठा लें, ठीक है। तो ये A22, अब देखिए इसमें A22 में प्रथम क्या होता है, आई, मैं बता चुका हूं। द्वितीय क्या होता है, जे। जो नहीं सुने वो दोबारा सुन ले। अब देखिए यहाँ पे प्रथम आई है, तो आई जो है पंक्ति का सूचक, और वो कह रहा है कि दूसरी पंक्ति, यानी कि एक दूसरी पंक्ति पे हमने टिक मारा है पहले ही। अब ये है जे, जे कह रहा है कि दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे हमने तृतीय स्तंभ लिया है क्योंकि पहले एग्जाम्पल में। अब हमें लेना है द्वितीय स्तंभ, तो इसको मैं मिटाता हूं। अब अपने द्वितीय स्तंभ को घेर लेते हैं, तो देखिए एक निश्चित अवयव घिरा होगा जो कि है 6। अब वो 6 घिरा है, यानी कि ये निश्चित अवयव 6 है, जो कि A22 है। आप यहां से मिला सकते हैं, A22 6 है और A23 7 है। तो अब हम बढ़ते हैं अब इस एग्जाम्पल की तरफ। मैं एक बार इसको भी समझाऊं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक निश्चित अवयव लेता हूं, 2 3 4 5 6 7, सेम उसी प्रकार है, इनके स्थान पे मैं इन निश्चित अवयव को रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि हमको बोले कि B21 निकालो, तो हम क्या जानते हैं कि ये जो प्रथम होता है ये आई है, वो पंक्ति का सूचक है, यानी कि द्वितीय पंक्ति, यानी कि हम इसे घेर लेंगे द्वितीय पंक्ति। और फिर हमारा ये जो है वो दूसरा जे, जो कि स्तंभ का सूचक है, तो प्रथम स्तंभ, यानी कि ये घेर लेंगे। अब देखिए दोनों बॉक्स एक निश्चित अवयव को घेर रहे हैं, जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो चलिए ये तो हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बिंदु से हम आव्यूह कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे किसी भी बिंदु से आव्यूह कैसे लिखें। इसमें हमें दो बात की ध्यान देना जरूरी होता है कि बिंदु में हमें आव्यूह की कोटि नहीं दी होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बिंदु P लूं जो कि 2,3 है, इसमें हमें आव्यूह की कोटि नहीं पता है, और जब आव्यूह की कोटि नहीं पता है तो हमें उसका सेट भी पता नहीं है। तो इस हम P आव्यूह को दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये स्तंभ वाइज और दूसरा हम पंक्ति वाइज। तो इस आव्यूह की हमें कोटि नहीं पता है, तो हम इसे दो तरीका से लिख सकते हैं, और इन दोनों तरीके में इसकी कोटि क्या होगी, तो यहाँ पे इसकी जो कोटि होगी वो 2x1 होगी, और यहाँ पे जो इसकी कोटि होगी 1x2 होगी। यानी कि कोई भी बिंदु हो हम उसे दो रूपों में लिख सकते हैं, एक तो स्तंभ वाइज, एक पंक्ति वाइज। और ये स्तंभ पंक्ति क्या होती है उसकी जानकारी मैं इसमें दूंगा आव्यूह के प्रकार में। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपके बुकी से है सब कुछ, कि त्रिभुज ABC के शीर्ष 2,3 है, सॉरी किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A 2,3, B 4,5 व C 6,7 है। तो इसे आव्यूह, तो देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A 2,3 है, B 4,5 है और C 6,7 है, तो इसे हमें आव्यूह रूप में लिखना है। तो एक निश्चित आव्यूह में ले लेता हूं, मान लीजिए एक मैंने D ही ले लिया अपने आप से, आप कुछ भी लें कैपिटल लेटर से। अब देखिए मैंने बता चुका है कि किसी भी बिंदु को हम दो आव्यूह में लिख सकते हैं, एक पंक्ति वाले में, एक स्तंभ वाले में। तो ये तो ऐसे था, लेकिन अब जो बात यहाँ पे आती है तो यहाँ पे इसका शेप चेंज होगा। देखिए ये हो जाएगा, मान लीजिए मैं इस बार ऐसे लिखता हूँ 2,3 4,5 और ये 6 और 7। एक बार मैंने ऐसे लिखा जिसकी कोटि क्या है 3x2, लेकिन एक बार मैंने इसी आव्यूह को इस प्रकार से लिखा 2 3 4 5 6 7।
और इस समय इसकी कोटि क्या है 2×3। तो यानी कि किसी भी हम बिंदु को दो अवयवों के में लिख सकते हैं जिसकी कोटि अलग अलग होती है, ठीक है, और ये दोनों ही डिफरेंट टाइप के अवयव होंगे। अब आते हैं बात की, इसमें मैं थोड़ा सा एक नोट पॉइंट लिखवाता हूं जो जरूरी ही नहीं है, लेकिन एक बात पढ़ ले तो अच्छा है। देखिए, किसी समतल में स्थित ज्यामितीय आकृति के शीर्षों को दर्शाने में अवयव का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, ये सिंपल सा है जो कि एक बार पढ़ लीजिएगा वन टाइम सिर्फ। किसी समतल में स्थित ज्यामितीय आकृति के शीर्षों को दर्शाने में अवयव का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, ये तो थी बस इतना ही है। अब मैं दो एग्जांपल उसको बताता हूं जो कि बेहद ही खास है। तो देखिए, जो हमारा प्रथम क्वेश्चन है ये बेहद ही खास है। यदि किसी अवयव के 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। मैं आपको बता चुका हूं किसी अवयव के अवयव को कैसे निकालते हैं कि उनकी कोटि को गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं, जो ध्यान नहीं दिए वो दे लें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी m×n कोटि के अवयव mn होता है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा नोट पॉइंट लिखा कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी m×n कोटि के अवयव mn होते हैं, यानी कि उनका कोटि का गुणनफल। अब चूंकि हमें क्या बोल रहा है कि किसी अवयव के 8 अवयव है, यानी कि उसकी कोटि क्या हो सकती है वो हमें तय करनी है जो है। तो इसकी संभव कोटियां, तो देखिए इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे, हम प्राकृत संख्याओं के ऐसे क्रमित युग्म का प्रयोग करेंगे जिनका गुणनफल 8 हो। तो देखिए, इसका अर्थ हो कि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे क्रमित युग्म को प्रयोग करेंगे। क्रमित युग्म तो हम बचपन की क्लासों में ही सीखते हैं, जिनका गुणनफल 8 हो, यानी कि 8 होगा तो उसके अवयव कितने होंगे, हमें उसकी संभव कोटियां पता चल जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से क्रमित युग्म है, 1,8, इसका सीधा और उल्टा दोनों सही है, 8,1, फिर एक है 2,4 और एक है 4,2। और प्राकृतिक संख्याओं में इसके अलावा कोई भी ऐसा गुणनफल नहीं है जो कि 8 हो, इन चारों को छोड़ के। अब देखिए, हमें तो युग्म मिल गए। युग्म वो होते हैं जिनको हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमें युग्म मिल गया, अब इससे कोटि तो लिखेंगे, इसलिए संभव कोटि। तो इसकी जो कोटि होगी संभव वो होगी 1×8, 8×1, 2×4, 4×2। तो ये हुई हमारे क्वेश्चन की आंसर, जो कि ये क्वेश्चन बेहद खास है। और एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। किसी ऐसे 3×2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij यानी कि हाफ मॉड i - 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी कि हमें एक अवयव की रचना करनी है जिसकी कोटि हमें ज्ञात है। और जब हम कोटि ज्ञात है तो हम किसी अवयव को मान ले a नाम दे दिए, क्योंकि यहाँ पे इसके अवयव को स्मॉल से सूचित किया गया है, और हम जानते हैं कि अवयव को कैपिटल से सूचित करते हैं। अब देखिए, ये पहला है m यानी कि पंक्ति कितनी है 3, तो हम इसके लिए a11, a21, a31 यानी कि 3 पंक्ति का हमने बंदोबस्त कर लिया। लेकिन स्तंभ कितने हैं 2, यानी कि एक स्टेप और आगे a12, a22, a32, ये हमारे स्तंभ, इसकी कोटि 3×2। अब बात आती है हमारे अवयव निकालने के लिए, यहाँ पे समीकरण मौजूद है। तो एक बार समीकरण को लिखते हैं, चूंकि aij बराबर हाफ मॉड
i माइनस 3j। अब देखिए i क्या होता है, पंक्ति का सूचक, j क्या होता है, स्तंभ का, और i j यानी कि मैं बता चुका है कि यही i j के मान होते हैं। अब इनको ये बारी बारी से इस समीकरण की सहायता से निकालेंगे। तो देखिए ये क्या है हमारा a11। अब देखिए a11 को हमें निकालना है, तो a11 के लिए i कितना है 1, j कितना है 1, तो रखेंगे हाफ मॉड 1 माइनस 3 क्रॉस 1। इसको बनाने से पहले एक और बात कि हम जानते हैं कि मॉड में जब भी माइनस आता है तो वो प्लस के साथ निकलता है, यानी कि माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, मॉड के अंदर से बाहर आता है। तो अब देखिए जब हम इसमें मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे -2 तो अंदर आ रहा है, लेकिन मॉड हटाएंगे तो +2 आएगा, तो यानी कि आएगा 2:2 यानी कि 1। यहाँ से घटा के देख लीजिए, 3 में से ये गया -2 और वो हाफ यानी कि 1। अब आते हैं नेक्स्ट अवयव की ओर, इसके ओर। अब देखिए यहाँ पे भी i का मान कितना है 1, j का मान है 2, तो मोड के अंदर 1 माइनस 3 क्रॉस 2, यानी कि ये हो गया 6 में से गया -5 और मोड के बाहर आया तो प्लस, और यानी कि ये 5/2। फिर आते हैं नेक्स्ट इसके जो a 2,1 हाफ मोड के अंदर 2 माइनस 3 क्रॉस 1, और यहाँ पे ये आएगा, हल करेंगे तो -1, जब मोड हटाएंगे तो +1, यानी कि ये हाफ ही बचेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको निकालते हैं a22। i और j के मान दोनों 2 हैं तो हम उनको रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये गुणा करेंगे 6 में से गया -4, मोड हटा प्लस, यानी कि 4/2 यानी कि 2। इसी प्रकार इसको लेंगे a31 हाफ 3 माइनस 3 क्रॉस 1, यहाँ पे ये 3 0 हो जाएगा। उसी प्रकार a3,2 हाफ 3 माइनस 3 क्रॉस 2 यानी कि 6 माइनस 3 यानी कि 3/2। अब हमने तो अपने इस समीकरण की सहायता से जो भी दिया गया था हमने अपना निकाल लिया कि अवयव उसके क्या है। अब इन अवयवों की बात आती है इनके निश्चित स्थान पे रखने की, तो हम देख देख के रख लेंगे। प्रथम का 1, द्वितीय का 5/2, 5/2, तृतीय का हमारा हाफ, चौथे का हमारा 2, पांचवे का 0, छठे का 3/2, और इसकी कोटि क्या थी 3/2 यानी कि 3 क्रॉस 2। तो इस प्रकार हमने 3 क्रॉस 2 कोटि के अवयव का रचना किया, जिसके अवयव के हम एक समीकरण के रूप में दिया गया था। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन नेक्स्ट टॉपिकों के साथ।